सो आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के अगर मैं फॉर्मूले से शुरुआत करूं तो प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज, प्रोबेबिलिटी जब हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ अ पॉसिबल आउटकम। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी चीज की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसके होने की क्या संभावना है, तो मैं किस तरह से बोलूंगा कि जो भी नंबर ऑफ अ फेवरेबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं डाइस की बात करता हूं, तो डाइस क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। उस क्यूब में 6 फेसेस होते कि नहीं, 6 फेसेस होते हैं। सिमिलरली एक क्यूब की अगर जो मैं बात कर रहा हूं, तो इस क्यूब में फॉर एग्जांपल, अच्छा क्यूब रहने दो, चलो अगर ये क्यूब है तो एक और चीज सुन लो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है इज नोन एज अ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं बात करूं डाइस की, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाइस की बात की, तो डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, 1 होता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो इस डाइस का जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा ये इसका सैंपल स्पेस है। सिमिलरली अगर जो मैं किसी फेयर कॉइन की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं फेयर कॉइन की बात करूं, तो इस फेयर कॉइन का जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ओनली हेड एंड टेल, ठीक है। हेड और टेल क्या हो जाएगा, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उस चीज के जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, राइट। अब मैंने क्या बोला कि हम किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो मींस टू से कि हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ढूंढ रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी किसी भी चीज की होने की संभावना क्या किस पे डिपेंड करती है कि उसके होने की कितनी संभावना एक्चुअल में है, यानी वो आ भी सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डाइस की, यहाँ पे मैंने डाइस जो लिखा है, तो डाइस में अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। अगर जो मुझे इसका फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे बोला है कि इवन नंबर फाइंड आउट करो कि इवन नंबर आने की क्या संभावना है किसी भी डाइस में। तो इवन नंबर क्या होता है, बेसिकली 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। तो ये कितना हो गया हमारा, इसका सैंपल स्पेस हो गया, इवन नंबर का ही हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। क्यों, क्योंकि इवन नंबर जो है किसी भी डाइस में, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 एंड 6, ये हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। और हमें बोला कि इवन अगर जी है तो आई कैन राइट की प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर आने की, तो वो है 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर आने की, दैट इज 1/2। इस तरह से निकाला मैंने। यहाँ पे मेरे पास पता है फेवरेबल आउटकम कितने, तो ये मेरे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम कितने हैं, 6, ये कितने थे, 6 थे। तो टोटल आउटकम या फिर सैंपल स्पेस के जितने भी है उन सबको क्या बोल सकता हूं मैं, दैट विल बी टोटल आउटकम। तो सिमिलरली अगर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, तो आपको पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यानी अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स, राइट। या फिर ऐसे लिखूं कि फेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस, जितने भी चांसेस है। फेवरेबल चांसेस को अगर जो मैं टोटल चांसेस है, तो टोटल चांसेस को क्या लिख सकता हूं, दैट इज फेवरेबल चांसेस प्लस अनफेवरेबल चांसेस, राइट। जो आपके हिसाब से होगा और जो आपके हिसाब से नहीं होगा, तो उन दोनों का जो मैं टोटल करूंगा, उन दोनों का जो मैं प्लस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। इसको रीअरेंज करके लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेवरेबल चांसेस की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल चांसेस माइनस अनफेवरेबल चांसेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल चांसेस। इसको उठा के यहाँ पे पुट करो, तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चांसेस माइनस अनफेवरेबल चांसेस, राइट, डिवाइडेड बाय द टोटल चांसेस डिवाइडेड बाय द टोटल चांसेस। तो टोटल चांसेस कितना हो जाएगा, 1 माइनस अनफेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय द टोटल चांसेस। तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि 1 माइनस अनफेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस, अगर जो मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी, फेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो या आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ और ऐसी चीजें जो आपने पहले ही पढ़ी होगी, अगर जो नहीं भी पढ़ी होगी तो यहाँ पे देख लो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड, दैट इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर दोज इवेंट्स वेयर हैपनिंग ऑफ वन इवेंट गारंटी नॉन हैपनिंग ऑफ अदर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट है जहां पे एक इवेंट के होने की संभावना गारंटी करती है कि दूसरे जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसमें एक और चीज लिख लो कि ओनली वन ऑफ इवेंट्स एट अ टाइम, ठीक है। ये क्या लिख दिया, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इसके साथ बिल्कुल ऐसे करके लिख देना। जैसे कि मैं अगर जो नोट पॉइंट में बोलूं, अगर जो मैं बोलूं हेड और टेल की, एग्जांपल क्या है, हेड एंड टेल,
हेड और टेल। अगर जो इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो इस एग्जांपल में खास बात क्या है कि वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जिसका मतलब क्या है कि जब हेड आएगा ना तब टेल नहीं आएगा, और जब टेल आएगा तब हेड नहीं आएगा। इसका मतलब अगर जब मैं कोई भी फेयर कॉइन लूँ ना अपने हाथ में और उसे मैं टॉस करूँ, फेयर कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो मुझे क्या पता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक साथ हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते। हेड हेड नहीं आ सकता कभी भी, मतलब हेड हेड आ सकता है लेकिन बारी बारी से, लेकिन म्यूचुअली साथ में कभी नहीं होंगे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी 12 बजे फॉर एग्जाम्पल, 12 बजे कभी भी दोनों दोनों कॉइन दोनों एक साइड में कभी भी हेड या फिर दूसरी साइड में टेल नहीं आएगा, राइट। तो ये यहाँ को क्या बोलता है कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जहां पे हमें क्या पता है कि एक समय पे सिर्फ एक ही चीज होगी, ठीक है, एक समय में एक ही चीज होगी और दूसरी चीज विल नॉट बी हैपनिंग, यानी एक ही होने की संभावना है, गारंटी करती है कि वो दूसरा नहीं होगा। सिमिलरली अगर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको समझ आ गया, वैसे ही एक और है, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट इवेंट आर दोज इवेंट आर आर दोज इवेंट आर दोज events where more than one more than one can happen, more than one event can happen without influencing influencing the result of each other, result of each other result of each other। इसका मतलब क्या है? एक और पॉइंट है यहाँ पे, नोट पॉइंट में लिखो कि more than one event can happen, one event can will happen at a सेम टाइम, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे नोट पॉइंट में कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जहां पे मोर देन वन इवेंट कैन बी हैपन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट कौन कौन से हो गए, यानी मैंने एक कॉइन लिया अपने हाथ में और मैंने एक डाइस लिया अपने हाथ में, और उन दोनों को मैंने एक साथ क्या कर दिया, रोल कर दिया या फिर फ्लिप कर दिया, ठीक है। तो अगर जब मैंने रोल कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कॉइन में कुछ भी आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, एनीथिंग कुड हैपन, ठीक है। और डाइस में कोई भी नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, अगर जो मैं इसको डाइस को मैं अगर फॉर एग्जांपल डाइस का जो भी रिजल्ट आ रहा है, डाइस का जो भी रिजल्ट आ रहा है, क्या वो इसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो नहीं, डाइस का जो भी रिजल्ट है वो कॉइन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे भी हेड आएगा, ऐसा कुछ है नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कॉइन अ डाइस टॉस्ड इन एयर, अगर मैं लिखूं यहाँ पे टॉस्ड इन एयर, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है टॉस्ड इन एयर विल बी द एग्जांपल ऑफ अ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होंगे? जहां पे एक दूसरे का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, फर्स्ट। सेकंड क्या है, मोर देन वन इवेंट विल बी हैपन एट अ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दे दूं कि अ कॉइन, ठीक है, एंड अ डाइस इज बीइंग टॉस्ड एंड रोल्ड, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting multiple of 3, of getting multiple of 3 and tail, tail, ठीक है, and tail, ठीक है। both the events can happen, both the events can happen simultaneously, ठीक है, simultaneously, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो किस तरह से हम इस पे अप्रोच लेंगे कि हमें क्या बोला है कि एक कॉइन जो है और जो डाइस है इज बीइंग टॉस्ड एंड रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3। तो किसी भी डाइस में, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डाइस की बात करूं तो किसी में कितने फेस होते हैं, इसका सैंपल स्पेस क्या होना है, 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। और मल्टीपल ऑफ 3 अगर मैं बात करूं, 3 के मल्टीपल तो वो कौन से हैं, 3 इटसेल्फ एंड 6, यही मल्टीपल है ना, तो ये 2 मल्टीपल हो गया। सिमिलरली हमें क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द टेल, और टेल के आने की संभावना कितनी, किसी भी फेयर कॉइन में टेल के आने की संभावना कितनी है, दैट इज 1, है ना। टेल कितना आएगा, 1 आएगा, हेड का कितना है, 1 आएगा। और आई कैन राइट कि इन दोनों की संभावना अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। देखो ये दोनों पहले क्या है, पहली बात तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, एक दूसरे के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ठीक है। आई कैन राइट दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे।
तो मल्टीपल जो है और फेयर और टॉइस है, ये किस तरह से, अगर मैं बात करूँ, अगर ये प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए यानी मल्टीपल ऑफ 3 की चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, दैट इज 2, और टोटल कितने हैं हमारे पास, दैट इज 6। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इज, टेल क्या होगी, टेल होता है दैट इज 1 अपॉन, दिस इज पी ना, तो 1/2, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट को किस तरह से फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो कि देखो इन दोनों की साथ में होने की संभावना कितनी है, कि 1/3 तो है हमारी इस वाले की, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या होगी हमारी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 1/6। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैं इंडिपेंडेंट से पहले क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करूं, तो यहाँ पे जो यूज होता है ना, दैट इज इक्वल टू और क्या है यहाँ पे, इंग्लिश आइडेंटिफाइंग की, इंग्लिश आइडेंटिफाई की क्या है यहाँ पे और है, और यहाँ पे हमेशा यूज क्या होता है, दैट इज एडिटिव रूल इज बीइंग यूज्ड, ठीक है, एडिटिव रूल एप्लीकेबल, ठीक है, यहाँ पे एडिटिव रूल क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर जब मैं बात करूँ इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश आइडेंटिफाई की होता है एंड इज द इंग्लिश आइडेंटिफाई की, इंग्लिश आइडेंटिफाई की जो है दैट इज इक्वल टू एंड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट रूल हो जाता है हमारा एप्लीकेबल, प्रोडक्ट रूल इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एंड था, तो एंड तो यहाँ पे दिख ही रहा है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या है, एंड है, तो इंग्लिश आइडेंटिफाई की क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि एंड है या और है। एंड है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या यूज होगा, वहां पे हमारा होगा प्रोडक्ट रूल, और जहां पे और है वहां पे क्या यूज होगा हमारा, एडिटिव रूल विल बी ओवर देयर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट, बाकी अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बस इतनी सी है चीजें जो इसमें। अच्छा, एक और है, दैट इज अनबाइस्ड इवेंट, अनबाइस्ड इवेंट, अनबाइस्ड इवेंट क्या होता है, कि ईच वैल्यू इन द सैंपल स्पेस, इन द सैंपल स्पेस इज इक्वली लाइकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन इज, क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन, कॉइन में क्या होता है, हेड होता है टेल होता है, तो इन दोनों की होने की संभावना कितनी है, दैट इज 1/2, और ये है 1/2। तो अनबायस्ड इवेंट क्या हो गया, यानी कॉइन में हेड आने की संभावना कितनी है और टेल आने की संभावना कितनी है, दैट इज द 50%, और वो क्या नहीं है 50% है, यानी कोई भी अनबायस्ड यहाँ पे बायस चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉइन में 1/6 आने की संभावना, सॉरी 1/2 आने की संभावना किसकी, हेड की, और टेल की भी 1/2 है, यानी दोनों की आने की संभावना कितनी है, सेम है। तो यहाँ पे कोई भी फेवरेटिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये वाली चीज आने की 75% है और इसके आने की कितनी है 25% है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं हम, अनबायस्ड इवेंट, यानी फेयरलेस और रैंडमनेस से हम जब किसी बात करते हैं ना, तो हम अनबायस्ड इवेंट की बात करते हैं। और बायस्ड इवेंट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बायस्ड इवेंट की बात करूं, तो बायस्ड इवेंट क्या हो गया हमारा, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना है तो एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, कि जैसे कि इसके दोनों एग्जांपल मैं लिख दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो। अगर जब मैं बात करूं किसकी, फेयर टॉइस कॉइन की, एग्जांपल फेयर कॉइन जो है, अगर जब उसको टॉस करते हैं, ठीक है, तो इज अनबायस्ड होगा वो, ठीक है। अनबायस्ड क्यों होगा, अनबायस्ड हो, बिकॉज इसको राइट से लिखते हैं, बिकॉज हेड्स एंड जो टेल है, बोथ हैव both have a 50% चांस, दैट इज वाई वो क्या है, अनबायस्ड है, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं बात करूं किसकी, अच्छा, अ फेयर डाइस रोल्स, अ फेयर डाइल रोल्स, ठीक है। फेयर डाइल रोल्स क्या है, इज अ अनबायस्ड बिकॉज ईच नंबर 1 से लेकर 6 तक हैज एन इक्वल चांस ऑफ लैंडिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, फेयर डाइस का और फेयर कॉइन का हो गया। समझ में आया अनबायस्ड इवेंट कौन सा होता है, और बायस्ड इवेंट कौन सा होता है, बायस्ड इवेंट इज वन वेयर some outcomes are more likely to are more likely to happen,
to happen than others because of an unfair influence और imbalance. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम जब बात करें बायस्ड इवेंट की तो वो ऐसे इवेंट है जो कहां पे होंगे, आउटकम जो है, जो उनका आउटकम है वो मोर लाइकली टू हैपन देन बिकॉज ऑफ अनफेयर इन्फ्लुएंस और इनबैलेंस. अभी समझ नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी, फॉर एग्जांपल अगर जो मैंने बात की कॉइन की, ठीक है, अगर जब मैं कॉइन की बात करूं और ये कॉइन जो है ये फेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर जब मैं बात करूं कॉइन की और ये जो कॉइन है ये फेयर नहीं है, इस कॉइन में क्या किया गया, कुछ चेंजेस किए, जैसे कि एक वेट लगा दिया है, वेटेड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक वेटेड कॉइन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉइन में क्या होते हैं, एक पे हेड होता है, ठीक है, या तो फिर टेल होता है, ये दो फेसेस होते हैं. अगर जो मैं बोलूं कि हेड की जगह पे तुम थोड़ा सा क्या लगाओ, यहाँ पे मेटल का एक टुकड़ा लगा दो, ठीक है, तो मेटल का टुकड़ा लगा दो और इसे टॉस करो, तो जो भारी वाली साइड है वो किस तरह लैंड होगी, ये हमारा टेबल है अगर, तो भारी वाली साइड कौन सी होगी, डाउनवर्ड, तो हेड हमारा नीचे को होगा और टेल हमारा ऊपर को होगा. ठीक है, क्यों होगा ये ऐसा, क्योंकि ये जो ग्रेविटी है इस पर ज्यादा एक्ट करेगी, राइट. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेल है, जिसकी वजह से अब जो हेड और टेल, पहले हेड और टेल आने की संभावना कितनी थी, 50-50% थी, 50-50% थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, 70 और 30% हो जाएगी. यानी अभी जो कॉइन है ये नो लॉन्गर इज बाइस्ड, अभी क्या है, ये अनबाइस्ड नहीं रहा अभी, पहले तो अनबाइस्ड था ना, पर अब क्या हो गया, ये बाइस्ड हो गया. यानी यहाँ पे टेल के आने की संभावना कितनी है, वो हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू हेड. तो कॉइन हमारा क्या हो जाएगा, एक वेटेड कॉइन जो है वो हमारा बाइस्ड इवेंट हो जाएगा. सिमिलरली एग्जाम्पल ऑफ अ लोडेड डाइस. अब डाइस में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था ना डाइस में किस तरह से ऑपोजिट फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे उसी तरह से आप ऑपोजिट फाइंड आउट करना है. तो 1 के ऑपोजिट कौन सा होता है, 6 होता है. अगर जब मैं यहाँ पे बोलूं 1 के ऑपोजिट कितना होता है, 6 होता है. 2 के ऑपोजिट होता है हमारा 5 और हमारा 3 के ऑपोजिट होता है 4. तो ये क्या रहता है हमारी डाइस का. सिमिलरली अगर जब मैं बोलूं कि मैं वन साइडेड पे एक मेटल का पीस लगा दूं या फिर मैं कोई मैग्नेट लगा दूं, ठीक है, मेटल का पीस या फिर कोई मैं चलो मेटल का पीस लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि जो 6 साइड की है ना, वो 6 साइड के ऑपोजिट जो है, 6 साइड के ऑपोजिट क्या है हमारे यहाँ पे 1 है. अब इस 1 को मैंने हैवियर कर दिया, इस 1 को मैंने हैवियर कर दिया. अगर जी मैं इसको हैवियर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ये हम डाइस वो करेंगे ना, रोल अप करेंगे, तो ये 1, ये हमारा क्या हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे नीचे 1 है. अब मैंने इसको रोल किया ना, तो जो 1 वाली साइड है ये क्या है हमारी हैवियर हो जाएगी. अगर ये हैवी होगी तो ग्रेविटी इसको पुल कहाँ करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी. दैट इज वाई जो शकुनी मामा के वो थे ना पास से, उसमें भी ऐसे यही मैकेनिज्म चलता था कि उसने क्या किया था कि जो भी उसके ऑपोजिट होगा ना, तो वैसे ही वो 6 है, तो वैसे तो वहां पे कुछ ज्यादा पावर्स वगैरह का शो करते हैं, पर वो ज्यादा वो दिखा रखा है, पर स्टिल वो क्या है, वो जानबूझ के इस तरह से करता था कि एक साइड जो पासे है ना उसके, वो एक साइड के पासे जो है वो भारी होते थे और दूसरी साइड के ऑपोजिट साइड के कितने होते थे, हल्के होते थे. तो यानी अब जो पहले चांसेस कितने थे, 1/6 था सबके आने के चांसेस, लेकिन अब जो चांसेस है ना वो 25% हो गया. यानी 6 के आने की संभावना कितनी है, 25% है. और लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए स्पीक्स द ट्रुथ. ए ने क्या बोला, ए स्पीक्स द ट्रुथ इन 60% केसेस. तो ए जो है वो 60% केसेस में ट्रुथ बोलता है एंड बी बोलता है इन 75% पे. वाइल स्टेटिंग द सेम फैक्ट्स इन आइदर यस और नो, they are likely to contradict each other in what percentage chance. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि we have to find out कि वो कब कब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. तो बेसिकली क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए 60% चांसेस है कि वो क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा, यानी ट्रुथ बोलेगा, और बी के कितने 75% चांस है कि वो ट्रू बोलेगा. ठीक है, राइट. तो ए के ट्रू ना बोलने के कितने चांसेस हो गए, दैट इज 40%, राइट, और बी के ट्रुथ ना बोलने के कितने चांसेस है, दैट इज 25%. ठीक है, दैट इज फॉल्स. इसको फॉल्स की तरह ले लो, राइट. तो ये केस तो आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा है यहाँ पे कि ए जो है वो 60% केसेस में सच बोलता है और बी 75% में सच बोलता है. ए 40% में और बी 25% में फॉल्स बोलता है. ये हमने कहां से निकाला, 1-60, 1-0.6 या फिर 1-0.75 से हमने ये सारी वैल्यूज निकाली, राइट. While stating the same facts is either yes पे या फिर no पे, they are likely to contradict each other in what percentage. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे. तो कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स उसे कि जब ए सच बोल रहा है, when A is speaking the truth, ठीक है, ए जब ट्रुथ बोल रहा है तो बी क्या बोलना चाहिए, बी लाइज बोलना चाहिए, बी झूठ बोलना चाहिए, राइट. और सिमिलरली दूसरा केस क्या हो जाएगा कि ए लाई बोल रहा है और बी जो है ट्रुथ बोल रहा है.
सिर्फ इसी केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे की बात को काटना। फॉर एग्जाम्पल ए ने अगर जो दोनों ने फॉल्स बोला तो तब भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, और दोनों ने अगर जो ट्रुथ बोला तब भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। किसी एक को ट्रुथ और किसी एक को लाए, किसी एक को लाए या किसी एक को ट्रुथ बोलना पड़ेगा, तभी क्या करेंगे, वो एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो हमें पूछा है कि इसकी परसेंटेज क्या है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो इसकी परसेंटेज चांसेस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर जो 60% है, 60% को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 60/100, और 60/100 को क्या लिख सकता हूँ 6.10, 6.10 को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 3/5 लिख सकता हूँ कि नहीं। सिमिलरली अगर जब मैं बी की बात करूँ तो बी की 75/100, 75/100 कैन बी रिटन एज 3/4, राइट। और मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और डैश ए डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लाई को, ठीक है। लाई इट इज 40/100, 40/100 कितना लिख सकते हैं 2/5, तो आई कैन राइट 2/5। या फिर आप क्या कर सकते हैं, और यू कैन राइट 1 माइनस 3/5, तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। सिमिलरली बी डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डैश कैन बी रिटन एज 70, दैट इज 75 ना, तो 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4, राइट। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1 माइनस 3/4, राइट। ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं, देखो ये समझ में आ गया ना आपको किस लिए लिख रहा हूँ मैं ये सब, क्योंकि हमें कौन सा केस ढूंढना है, हमने ढूंढना है कि जब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे एक दूसरे की बात को, जब वो क्या करे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे एक दूसरे की बात को, तो वो केस कौन सा होगा, जब ए ने सच बोला, तो ए ने सच बोला की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 3/5, ठीक है। ए ने सच बोले की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, और ए ने अगर जो झूठ बोला तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ए ने झूठ बोला तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/5, ठीक है। वैसे ही अगर जो ए ने सच बोला है तो बी को क्या बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। तो ए का सच ये हो गया हमारा बी का सच, ये हो गया हमारा बी का लाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो हमें बोलना है कि एक अगर जो सच बोल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय बी डैश, यानी बी को झूठ बोलना पड़ेगा, और बी को झूठ बोलना है तो आई कैन राइट 1/4, राइट। प्लस प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज ए का झूठ बोलना मल्टीप्लाई बाय बी का सच बोलना, तो ए का झूठ बोलना कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/5 था, तो 2/5 हो जाएगा। और बी का सच बोलना कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 3/4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू, ओके, डेफिनेटली 9/5, 9/20 सॉरी, राइट, 9/20 हो जाएगा। और विच विल बी इक्वल टू क्या 9.0.5 हो गया, विच विल बी इक्वल टू कितना 45%, राइट। 0.45% हो जाएगा, और 0.45% को क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट 45% चांसेस है कि वो एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो 45% चांसेस कहां से आगे, हम दोनों ने इसको कैलकुलेट किया, और ये हमारे को कॉन्ट्राडिक्ट वाला केस में हमारे को क्या मिल गया, 45% चांसेस है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पता लग गया आपको, राइट। इस केस में क्या था कि हमारा जो ए और बी है, अगर जब हम बात करें किसके, अगर जब इसको मैं ढंग से लिखूं यहाँ पे, राइट, अगर जब आपको बाद में देखना हो तो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी जो है, ए एंड जो बी है, दोनों क्या है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट, इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब होता है, जो कि मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखा था कि मोर देन वन इवेंट विल हैपन एट अ टाइम। तो यही तो हो रहा है कि एक जो है, ए अगर जो सच बोल रहा है, इफ ए इज सेइंग द ट्रुथ, और बी क्या कर रहा है हमारा लाई कर रहा है, तो हमारे क्या है, इन दोनों की जो रिजल्ट है क्या वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, ए का सच बोलना है या बी का सच बोलना, क्या एक दूसरे के रिजल्ट को मैटर करेंगे, नहीं करेंगे। दैट इज वाई ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। दूसरा, ये जो दोनों सिनेरियो हमारे पास है, पहला सिनेरियो क्या है कि ट्रुथ एंड जो लाई है, और दूसरा क्या है ए का लाई बोलना या बी का सच बोलना, ठीक है, ए का सच बोलना। तो ये दोनों क्या है, सबसे पहली बात कि ये दोनों जो सिनेरियो है वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। देखो पहला इवेंट कौन सा है, पहला इवेंट है, देखो ए यहां पे लिख सकते हैं कि प्लस साइन क्यों आ रहा है बीच में, आई कैन राइट कि बिकॉज बोथ द सिनेरियो, बोथ द सिनेरियोस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो वो दोनों सिनेरियो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक का ट्रुथ बोलना, दूसरे का जो लाई है, देखो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। क्यों नहीं हो सकते एक साथ, कभी भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि ए अगर जो सच बोल रहा है और उसी टाइम पे ए भी झूठ भी बोल रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट इज वाई ये दोनों जो इवेंट है हमारे, ये अलग अलग है। वो म्यूचुअली वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। दैट इज वाई हम यहाँ पे प्लस साइन लगा रहे हैं, और दोनों ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी उन दोनों का, उनके बीच क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट रूल आएगा, और लेकिन इन दोनों इवेंट के बीच हमारे पास क्या आएगा, प्लस रूल आएगा। तो इतना समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से हमने टैकल किया, राइट। आपको समझ आ गया किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, ये बहुत ईजी है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब, अगर जो नहीं पता है किसी को, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि इफ दे बोथ
सेज ट्रुथ और लाई, तो वो कौन सा केस हो जाएगा? नो कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। इफ सेकंड कौन सा? वन इफ वन सेज ट्रुथ एंड अदर सेज लाई, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ जाएगा आपको ये लिख के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? They are the two vacancies for husband and wife apply. So what is the probability that only one gets the job, only both get the job, or none get the job, or at least one gets the job? Whereas the probability of husband is 1/7 and probability of wife is 1/5 is that they get the job. तो हमें क्या पता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमें दे रखा है probability that they both get the jobs is like probability of a husband getting a job is equals to कितना है? 1/7 है, राइट। तो probability of not getting a job will be probability of not getting a job for the husband will be equals to कितना हो जाएगा? is equals to कितना हो जाएगा? 6/7, राइट। ये क्या 1/7 है, तो आई कैन राइट क्या 1 - 1/7, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे 7 आ जाएगा 6/7, तो 6/7 हो जाएगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइफ गेटिंग अ जॉब इज इक्वल्स टू कितना है वहां पे? 1/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइफ नॉट गेटिंग अ जॉब विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/5। और क्या लिख सकते हैं आप? 1 - 1/5, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड क्या है हमारा केस? हमारा केस है कि ओनली वन गेट्स द जॉब। क्या मतलब बोला इसने? ओनली वन गेट्स द जॉब। तो ओनली वन गेट द जॉब का मतलब क्या है कि हस्बैंड जो है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ओनली वन वाला कौन सा केस है? ये वाला है ना, तो आई कैन राइट कि ओनली वन वाला केस हम अभी देख रहे हैं। तो अगर जो मैं ओनली वन वाला केस देखूं तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट वाला सीन नहीं हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्ट्राडिक्ट वाला स्नैरियो हो जाएगा यहाँ पे। कैसे हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अगर जो पति को जॉब मिल गई, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड को जॉब मिल गई, ओनली वन गेट्स द जॉब ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक को जॉब मिलनी चाहिए। तो अगर जो हस्बैंड को जॉब मिल गई है तो दूसरी जो है वाइफ को जॉब नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, वाइफ को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? अगर जो हस्बैंड को जॉब मिल गई है तो दूसरी ओनली वन गेट्स द जॉब, यानी हस्बैंड और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हस्बैंड और जो वाइफ है ना, उन दोनों में से किसी एक को जॉब मिले। अगर जो किसी एक को जॉब मिले तो मान लो मैंने पहला केस कौन सा ले लिया? हस्बैंड को जॉब मिल गई और वाइफ को जॉब नहीं मिली। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि हस्बैंड को जॉब नहीं मिली लेकिन वाइफ को जॉब मिल गई। ये कॉन्ट्राडिक्ट वाला केस हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हस्बैंड को जॉब मिलेगी तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हस्बैंड को जॉब मिलेगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? दैट इज 1/7, राइट। और वाइफ को जॉब नहीं मिलेगी तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो कितने हो जाएगा? 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1/5, राइट। यहाँ पे लिखा है ना 1/5, 6/7 हो जाएगा, माइनस कर दो 1 से, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, 4 6 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10/35, राइट। ये 6 + 10 हो जाएगा, ये कितना है? 35 हो गया, तो 10/35 है। इसको और क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2/7, 2/7 लिख सकता हूँ इसको मैं, राइट। तो हमारा कौन सा केस हो गया? ओनली वन वाला केस हो गया। अब सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस कौन सा है हमारा? यहाँ पे देखो सेकंड केस कौन सा है? दोनों को जॉब मिल गई है। कौन सा केस है? जब दोनों को जॉब मिल गया, तो दोनों को जॉब मिल जाएगी, तो वो कौन सा केस हो जाएगा? बोथ गेट द जॉब। तो दोनों को जब जॉब मिल गई है, जब दोनों को जॉब मिल गई है तो क्या होगा? हस्बैंड को भी जॉब मिल चुकी है, राइट, और वाइफ को भी जॉब मिल चुकी है। तो ये दोनों केस कौन से हो जाएंगे? दैट इज 1/7 इंटू 1/5, राइट, विच इज इक्वल टू कितना है? 1/35, राइट। तो दोनों को जॉब मिल गई। तीसरा कौन सा? नन गेट द जॉब्स। तीसरा है कि नन गेट द जॉब, किसी को भी नहीं जॉब मिली। तो किसी की भी नहीं जॉब मिली तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड केस कौन सा हमारा? चलो यहीं पे थर्ड केस इज नन गेट्स द जॉब। अगर किसी को जॉब नहीं मिली तो कितना हो जाएगा? 6/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, राइट, विच विल बी इक्वल टू कितना होता है? 24/25, सॉरी 24/35, यहाँ पे क्या है? 7, तो कितना हो जाएगा? 24/35, 24/35, राइट। और लास्ट वन कौन सा है? एटलीस्ट वन गेट्स द जॉब। एटलीस्ट वन गेट्स द जॉब कितना हो गया? 4, दैट इज एटलीस्ट वन गेट्स द जॉब। तो एटलीस्ट वन गेट्स द जॉब का क्या मतलब है? कम से कम, यानी कम से कम किसी एक को जॉब तो मिले। तो हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या है? किसी एक को जॉब मिले। तो किसी एक को जॉब कब मिलेगी? ये केस तो हमने कर रखा है, किसी एक को जॉब मिलेगी। कौन सा है वो? दैट इज ओनली वन। तो कौन सा है वो केस? दैट इज ओनली वन। ओनली वन वाला केस है, दैट इज इक्वल टू 10/35 या फिर 2/7 लिख दो। तो ओनली वन वाला केस होना चाहिए सबसे पहले। क्यों होना चाहिए ओनली वन वाला? क्योंकि हमें हमें क्या चाहिए? ओनली वन।
क्या चाहिए हमें कि कम से कम एक को तो जॉब मिले। इसका मतलब क्या है कि कम से कम अगर जो एक को जॉब मिली तो उसमें कौन कौन से केस हो जाएंगे। सबसे पहला होगा हमारा कौन सा, ओनली वन वाला, ठीक है, किसी एक को जॉब मिल रही है, ओनली वन प्लस बोथ, या तो फिर दोनों को मिल जाए, ठीक है। अभी समझ में आ गया आपको क्या लिखा मैंने कि एटलीस्ट वंस गेट द जॉब, मतलब कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, क्या है मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, बाकी इससे ऊपर आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन सा है, 10/35 एंड 1/35, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10/35 प्लस 1/35 विच विल बी इक्वल्स टू 11/35, ठीक है। और ये केस कौन सा है, ओनली वन गेट्स द जॉब प्लस दोनों गेट द जॉब, और बच गया कौन सा, नन वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वन से अगर से मैं माइनस करूं, इसका दूसरा कौन सा केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है नन वाला, जैसे कि वन माइनस नन अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा बचेगा, ओनली वन वाला बचेगा और बोथ वाला बचेगा, ठीक है। तो वन क्या हो जाएगा, वन, नन वाला केस क्या हमने निकाला था अभी, नन दैट इज 24/35, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज 35 माइनस कितना हो गया, 11/35। तो यहां से भी हमारा यही वैल्यू आएगी। नन वाला केस कौन सा है, जब हमने अभी निकाला था ऊपर, राइट, नन वाला केस निकाला था ना हमने यहाँ पे, दैट इज 24/35। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन किया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है पूरा केस, ये पूरा केस कौन सा हो गया, ये है ए वाला, ये है हमारा बी वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए वाला एंड बी वाला, और ये कौन सा केस है, बोथ, जब दोनों को जॉब मिल गई। और नन वाला कौन सा केस है, ये बाहर वाला, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम में बनाते थे ना, तो बाहर वाला कौन सा हो गया, ये नन वाला केस हो गया, ठीक है। तो हमें नन वाला केस निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि जो भी टोटल है, राइट, तो हमें क्या बताया कि ए जब जॉब कर लेगा, यानी ए को जब जॉब मिल जाएगी तो वो कितना था, दैट इज इक्वल टू 1/7, राइट। और जब बी को जॉब मिल जाएगी वो कितना था, 1/5, राइट। और जब दोनों को जॉब मिल जाएगी तो वो कितना था, दैट इज 1/35, राइट। तो इसने बोला कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि देखो कम से कम एटलीस्ट वन गेट्स द जॉब, तो एटलीस्ट वन गेट्स द जॉब यानी ये वाला रीजन पूरा, एटलीस्ट वन गेट्स द जॉब यानी ये वाला रीजन पूरा का पूरा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन है। तो ये वाला रीजन अगर हमें फाइंड आउट करना तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट लाइक ओवर हियर, क्या लिख सकता हूं मैं कि 1/7 प्लस 1/5, पर ये दो बार कैलकुलेट हो चुका है तो माइनस करना पड़ेगा 1/35, ठीक है। तो केस कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7/5 दिस, ये कितना हो जाएगा 11/35। तो समझ आया किस तरह से किया है इसको हमने, इससे भी कर सकते हैं आप या फिर नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना, इजी क्वेश्चन है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में जो नेक्स्ट हमारी थिंग्स है ना वो है द डेफिनेशन चेंज। अब इसका क्या मतलब है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन चेंज, तो डेफिनेशन चेंज का मतलब ये है कि देखो डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी की होती है वो क्या होती है, फेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस, राइट। या फिर आप क्या लिखते हैं, वन माइनस अनफेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस, राइट। ये लिखते हैं, ये दो ही डेफिनेशन, सॉरी ये दो ही हमारे फॉर्मुले होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुले जिस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो फेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस है ना, जब इन द केस, ये केस है, ठीक है, इन द केस व्हेन फेवरेबल चांसेस एंड टोटल चांसेस जो है वो टेंड्स टू करते हैं इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है कि टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, अभी ये समझ लो फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली फेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस, बट इन द केस जहां पे फेवरेबल चांसेस और टोटल चांसेस इन्फिनाइट हो जाए ना, तो उस केस में, यानी मैं ऐसे लिख दूं अगर जो आपको और स्पेसिफिकली करना है कि ऑन ओनली देन हमारी जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया, फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो कि अगर एक्स एंड वाई, मान लो इफ एक्स एंड वाई जो है वो क्या है, रियल नंबर है, वो क्या है, रियल नंबर है, यानी वो जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और वो एनी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, एनी इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स। तो क्या बोल रहा हूं कि व्हेन एक्स एंड वाई जो है वो हमारे रियल नंबर है, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर है, और वो वेरी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 5, 0 to 5 वेरी कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो सिलेक्टेड हमारे एक्स एंड वाई है, सिलेक्टेड एक्स एंड वाई है, वो सेटिस्फाई करे एक इक्वेशन को, सेटिस्फाई एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिख रहा हूं कि x प्लस वाई जो है वो इनइक्वालिटी लेस देन किससे होंगे, 1 होंगे। तो हमें क्या बोला कि x एंड y एक रियल नंबर है और वो वेरी करे फ्रॉम 0 to 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड x एंड y जो है वो सेटिस्फाई करते हैं ऑन सेटिस्फाई एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये गिवन है। तो इस केस में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे को x एंड y दो रियल नंबर दे दिए और हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी इंसान जिसको पता नहीं होगा वो क्या बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी तो हमारा फेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस होता है,
राइट, होता है कि नहीं। पर अगर जो मैं देखूं ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे x और जो y है वो रियल नंबर है, तो वो इट कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, बिटवीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 to 5 ना, वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं 1 है, और ये अप टू कब तक है, 5 तक है। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि वो वेरी कर रहा है कहां से लेकर 0 से लेकर 5 तक। तो आई कैन से कि ये क्या, ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1, और ये कहां तक कर रहा है, 5 तक वेरी कर रहा है। तो अगर जी ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करनी है, तो हमें क्या पता है कि x प्लस वाई जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 रहेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखो ये दोनों क्या है, 1 की 1 है, और जो शेडेड रीजन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो शेडेड रीजन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वाले, इसके अंदर आने वाले जितने भी रियल नंबर है, इसके अंदर आने वाले जितने भी रियल नंबर है वो सारे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अगर जो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे तो फेवरेबल चांसेस है, टोटल चांसेस है, और एक्स एंड वाई जो है वो इन्फिनाइट हो सकते हैं। मतलब ऐसे ना बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कि जिससे वो वाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, वो बराबर हो सकता है 1 के। या फिर मैं लिख दूं क्या 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे ना मैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर ले सकता हूँ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पर ऐसा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता है कि जो हमारा फेवरेबल चांसेस है वो बहुत सारे हैं। तो फेवरेबल चांसेस क्या है, इनफाइनाइट है। और ऐसे जो अगर जो मैं टोटल निकालू ना इसका, तो टोटल भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि वो क्या है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारे को क्या पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी में हम जिस चीज से डील कर रहे हैं वहां पे फेवरेबल चांसेस और टोटल चांसेस इनफाइनाइट हो गए। तो इस केस को कैसे हम सॉल्व करें, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि हमारे जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो चेंज होकर क्या हो जाते हैं, फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया, राइट। तो इसमें अगर जो वो चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या डील कर रहे हैं, हम उस केस को डील करें जहां पे फेवरेबल चांसेस और टोटल चांसेस इनफाइनाइट हो रहे हैं, राइट। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, पर इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मान लो कि एक पॉइंट है, अब पॉइंट रैंडमली हमने चूज किया, ठीक है, रैंडमली चूज इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, और पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द chosen point is nearer to the center rather than the rather to the circumference ठीक है, इसको circumference। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो कि एक पॉइंट है जो कि हम इनसाइड सर्कल, तो ये सर्कल ले लेते हैं पहले हम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब एक पॉइंट लिया हमने, रैंडमली चूज किया इनसाइड द सर्कल। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो रैंडमली हम चूज करें इनसाइड द सर्कल, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पास होगा किसके, सेंटर के। मान लो ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेंटर। तो अगर ये सेंटर है और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि एक पॉइंट चूज करो, तो एक पॉइंट चूज करना है किसी सर्कल में, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, किसी भी सर्कल में, होते ही कि नहीं, है ना। इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। पर हमें क्या पूछा है यहाँ पे, हमें पूछा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो होंगे, पर हमें चाहिए इनसाइड द सर्कल जो कि सेंटर के पास में हो। अब सेंटर के पास में मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो दिस इज द रीजन, ये वो रीजन है जो सेंटर के बिल्कुल आसपास है कि नहीं, राइट। और इसका सेंटर से लेकर आउटर सर्कमफ्रेंस के साथ कितना रेडियस है, मान लो कि वो आर है, ठीक है, मान लो कि वो कितना है, आर है। तो हमने क्या बोल दिया कि रेडियस जो है इस सर्कल का दैट इज इक्वल टू आर। तो इसने बोला कि हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा पॉइंट जो नियर टू द सर्कल हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो ये वाला डिस्टेंस हमारा r/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है, r/2 हो जाएगा, ठीक है, r/2 होगा। लेकिन हमारा फेवरेबल जो हमारा, हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखते थे, फेवरेबल चांस अपॉन द टोटल चांस, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि जो पॉइंट्स है यहाँ पे भी जो अंदर भी होंगे ना इसके पॉइंट्स, वो भी कितने होंगे, इनफाइनाइट इन द नंबर होंगे। क्यों होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, क्योंकि एक सर्कल है, एक सर्कल में कहीं पे भी रैंडमली कोई भी पॉइंट है जो फाइंड आउट करोगे तो वो इनफाइनाइट ही होगा, राइट। और इसके बाहर भी कितने इनफाइनाइट नंबर है। तो हमने क्या कर दिया, r को हमने 2 भाग में काट दिया। 2 भाग में कहां से काट दिया, जो r/2 बाहर वाला है
वो किसके आसपास है, वो सर्कमफ्रेंस के आसपास है, लेकिन सेंटर के आसपास कौन सा वाला है, ये वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये अगर जो हम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल चांस अपॉन द टोटल चांस है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल चांसेस है हमारे पास यानी सेंटर के पास वाले वो भी क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। और टोटल चांसेस कितने हो गए, दैट इज द टोटल एरिया। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका, टोटल एरिया मतलब सॉरी टोटल चांसेस कितने होंगे हमारे फॉर पॉइंट टू चूज, अब वो भी इनफाइनाइट है, ऐसे कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये दोनों केस क्या हो गया, इनफाइनाइट का केस हो गया। अगर जो इनफाइनाइट का केस हो गया तो मैंने क्या बोला था कि जो फॉर्मूला है वो किसमें चेंज हो जाएगा, फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया, अपॉन द टोटल एरिया। तो बेसिकली जो हमारा फेवरेबल एरिया वो कौन सा है, फेवरेबल एरिया है जो r/2 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पाई r/2 का अगर मैं स्क्वायर लूं, क्योंकि ये क्या है हमारा ये वाला एरिया जो है फेवरेबल एरिया है, सिर्फ इसी के अंदर जो भी होगा, अगर इसको मैं हाईलाइट करूं, जो इसके अंदर होंगे सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट हमारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो आई कैन राइट फेवरेबल जो एरिया हो जाएगा दैट इज पाई r/2 का होल स्क्वायर। और अगर जो टोटल एरिया निकालना है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। इतना तो आता ही है ना आपको करना, विच विल बी इक्वल टू, कट जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो आई कैन से 1/4, बाकी r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा ना, सिर्फ 1/4। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.25%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हमारी 25% हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो समझ में आया किस तरह से मैंने बोला कि इफ द पॉइंट लाई विद इन द r/2, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा फेवरेबल चांस हो जाएगा। सो हमें पता है कि अगर ये फेवरेबल चांसेस है तो यहाँ पे क्या है हमारे को पता है कि ये इनफाइनाइट है, दीज फेवरेबल चांसेस एंड टोटल चांसेस आर इनफाइनाइट, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट फ्रॉम दैट, सो दैट वी नीड अ डेफिनेशन, वी नीड टू चेंज द एंटायर डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो हमने किसमें चेंज कर दिया, वो फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया, ठीक है। या फिर हमने प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूले है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया टू द फेवरेबल एरिया टू द टोटल एरिया। समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे, है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं आपको। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो कि आपको इजीली बाद में भी याद आ जाएंगे। कंप्लीट एरिया हो गया ये, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नोट पॉइंट में लिख देते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। नोट पॉइंट में कि इफ द पॉइंट लाई, इफ द पॉइंट जो है, जो भी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, लाई विद इन r/2, ठीक है, विद इन r/2 हेयर, जो फेवरेबल पॉइंट है ना हमारा, फेवरेबल चांसेस है वो कितने हो गए, आर इनफाइनाइट। सो वी कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकते हम, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। दैट इज वाई क्या किया हमने, सो दैट इज वाई जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज मॉडिफाइड, डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी will get modified टू, किस में मॉडिफाई होगी वो, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, राइट। ये वाला क्वेश्चन इजी हो गया, आपको पता लग गया क्वेश्चन में क्या था, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है आपको, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट ढूंढो रैंडमली किसी भी सर्कल में। अब पॉइंट ढूंढना है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पॉइंट आपने चूज किया है वो सेंटर के आसपास है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो सेंटर के आसपास रहेगा, ठीक है। और नोट पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आप रिवाइज भी करोगे दोबारा से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट पॉइंट में लिख लेना, अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स पॉइंट में लिख देना। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी क्यों है इसी से रिलेटेड, वो अभी पता लग जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए और जो बी है उन्होंने डिसाइड किया टू मीट बिटवीन द 6 to 7 PM, ठीक है, ऑन 14 फरवरी 2025 को, ठीक है। किसी ए एंड बी है, कोई भी दो लड़का लड़की है, उन्होंने, या फिर लड़का लड़का है या फिर कोई भी हो सकता है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 6 से लेकर 7 बजे के बीच में यहाँ पे लिखा बिटवीन देम ऑन 14 फरवरी 2025 में, ठीक है। तो ऐसी क्या, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल मीट, फिर उन्होंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि वन कैन नॉट वेट फॉर अदर, किसी और का वो वेट नहीं कर सकता मोर देन 20 मिनट्स। क्या बोला बेसिकली बोला है कि देखो ए एंड बी जो है वो दो इंसान है, ठीक है। ए एंड बी क्या है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलना चाहते हैं, अब वो मिलेंगे। और यहाँ पे बोला है कि देखो सबसे पहली बात वो मिलेंगे कि मिलेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरा कि अगर जब वो मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर जब वो मिलेंगे तो एक इंसान कभी भी दूसरे इंसान का 20 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन हमें ट्रीट करना है, किस तरह से हम इसको करेंगे, तो हम देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से लेना है अप्रोच, मैं बताता हूँ आपको, राइट। मोर देन, राइट, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमारे पास टाइम दे रखा है, अब टाइम जो दे रखा है वो कितना है, 6 से लेकर 7 PM तक है, राइट। PM को अगर हम छोड़ भी दें तो यहाँ पे कितना है, इट्स 1 आवर, 1 आवर को 60 मिनट में लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो एक आवर के घंटे में, एक घंटे के बीच में उन दोनों ने मीट किया, उन दोनों ने मिलना चाहा, और मिलना चाहा तो मान लो कि अगर जो आज समझ लो कि वो आ गया, ए जो है, ए रीच एट 6:10 पे वो पहुंचा है, ठीक है, और बी आ रहा है हमारा किस पे, 6:30 के बीच में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट है।
अब ऐसा 20 मिनट का जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ 16-15 ले लो, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6:35, तो फिर भी कितना हो जाएगा इंटरवल 20 मिनट का हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो 6 की बिटवीन 6 और 7 है ना, उसके बीच का जो इंटरवल है, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट का है, जो यहाँ पे बोला कि मोर देन 20 मिनट वो वेट नहीं करेगा। अगर जो वेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो चला जाएगा वहां से, राइट। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ऐसे ना बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं जहां पे 20 मिनट्स की गैप होगा। अगर जब मैं इसको और बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 कर दूं, यहाँ पे कितना कर दूं मैं 6:40 कर दूं, फिर भी कितना हो जाएगा 20 मिनट का होगा। तो ऐसा क्या है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो रहा है, 6 से लेकर 7 बजे तक क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स हो रही है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टाइम है, टाइम क्या है, वो एक क्या है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है, और वो ना तो नॉट एन इंटीजर्स, ठीक है, नॉट एन इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अभी मैं आपको लिखा है कि टाइम जो है वो एक रियल वैल्यू फंक्शन है और वो एक इंटीजर फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टाइम है ना हमारे सामने, टाइम को जनरली हम किस पे, यूजुअली जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम का, वो होता है कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी। क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी। कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि वो ना कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है, एनी रियल नंबर वैल्यू। अब रियल नंबर वैल्यूज क्या हो, इसकी जो रियल नंबर वैल्यूज होती है ना, वो कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 13 पॉइंट, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे 6 था ना, आई कैन राइट 6.14 सेकंड, कोई भी वैल्यूज ले सकता है वो, ठीक है। यानी ऐसे भी बोल दूं 2.5 आवर्स लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं 0.00001 सेकंड लिख दूं, ठीक है। ये कैन कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो सेकंड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो टाइम है वो एक कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी है और वो कोई भी रियल नंबर की वैल्यूज ले सकता है, यानी फ्रैक्शन में भी ले सकता है वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज ले सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है, टाइम की जो वैल्यू है, टाइम की जो वैल्यू है वो क्या है, वो इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर्स, ठीक है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर्स, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम की ना किसी भी टू, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कोई भी मतलब पॉसिबल वैल्यूज हो ना, कोई भी अगर जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, उनके बीच में ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को शो कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को शो कर सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर समझ नहीं आया दोबारा से देखो कि मैंने क्या बोला कि टाइम जो है, मैंने बोला मैंने क्या बोला कि जो टाइम है, सबसे पहली बात, टाइम क्या है, एक रियल वैल्यू फंक्शन है। अच्छा, रियल वैल्यू फंक्शन का क्या मतलब होता है कि रियल वैल्यू फंक्शन का ये मतलब होता है कि अगर जो कोई भी दो पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे 6 और 7 थी, तो इन दो पॉसिबल वैल्यूज के बीच में ना टाइम ना बहुत सारी इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज को शो कर सकता है। यही इसका मतलब है, टाइम वैल्यूज फंक्शन, ठीक है। और वो ना क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वैसे जनरली क्या, टाइम को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन में दिखाते हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में मतलब, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इसका मतलब है कि टाइम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम इसमें भी लिखा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी का मतलब है कि वो क्या बोलते हैं, कोई भी एनी वैल्यू इट कैन टेक, कॉन्टिन्यूस वैल्यू का मतलब है कि इट कैन टेक एनी रियल नंबर वैल्यू, एनी रियल नंबर वैल्यू। तो रियल नंबर वैल्यू कौन सी होगी, या तो वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6.14 सेकंड्स, या फिर 2.5 आवर्स, या फिर 0.0 सेकंड, या फिर वो माइक्रो सेकंड्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि टाइम जो है एक रियल वैल्यू फंक्शन है, और यहाँ पे वही चीज हो रही है कि हमारे को दो पॉसिबल वैल्यूज दी थी और हमें बोला है कि उन दोनों की जो इंटरवल है वो 20 मिनट है। फिर मैंने बोला कि अगर जो 20 मिनट है ना, तो ऐसी ना इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है जिनका इंटरवल 20 मिनट्स रहे, बिटवीन 6 to 7 PM। तो फिर अगर जो ये पता लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल जो हमारे चांसेस आएंगे, फेवरेबल चांसेस क्या है कि 20 मिनट के बीच में ही वो मिले। तो फेवरेबल चांसेस ऐसे कितने होंगे, वो इनफिनिट नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस हो गए। अगर जो वो इनफिनिट नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस हो गए, है ना, फेवरेबल चांसेस हो गए, और जो हमारे टोटल चांसेस है वो भी क्या हो गए, इनफिनिट हो गए, तो हमारी डेफिनेशन चेंज किसमें होती है, हमारी डेफिनेशन चेंज होती है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारी डेफिनेशन किसमें चेंज हो जाएगी, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर हो जाएगा फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया। समझ में आया क्यों मैंने लिखा ये फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया, क्योंकि टाइम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और वो कोई भी रियल वैल्यू नंबर की वैल्यू ले सकता है, और टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी इंटीजर्स के लिए। दैट इज वाई वो कोई भी पॉसिबल बिटवीन एनी टू पॉसिबल वैल्यूज वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू शोज कर सकता है, राइट। और यहाँ पे और क्या लिखा है मैंने कि नॉट एन इंटीजर्स फंक्शन। नॉट एन इंटीजर्स फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, ये जो है इंटीजर वैल्यू, यानी ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वैल्यूज को ले सकता है, जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स फंक्शन। लेकिन हमने क्या बोला कि ये तो इंटीजर फंक्शन नहीं है, तो मतलब वो 1 2 3 के अलावा क्या भी ले सकता है, वो 0 भी ले सकता है, माइनस भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, कुछ कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी रियल नंबर वैल्यू। तो समझ में आया मैंने क्या बोला। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे इसको मिटाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आगे, राइट। तो हमने वो मिटा दिया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको कि क्या आगे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला कि ए और बी के बीच में और 6 से लेकर 7 बजे तक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं किस तरह से करना है, ठीक है। तो हमें क्या बताया कि जो टाइम है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और वो एरिया एरिया जो भी मैंने आपको बताया उन सब पे डिपेंड करता है। तो अगर जो वो केस है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो एरिया है, अगर जो हम एरिया की बात करें तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक प्लॉट हम सिर्फ ग्राफ ही कर सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो कितना था,
20-20 का इंटरवल है, तो 60 मिनट्स को मैं इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। इसको क्या है 20, 40 एंड 60। दूसरा क्या है कि देखो जब हम बात करें 20 मिनट के इंटरवल की ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करता हूँ और उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये हमेशा हमारा क्या रहेगा, फेवरेबल एरिया रहेगा। अब मैं बताता हूँ ये क्यों है हमारा फेवरेबल एरिया, क्योंकि ये जो इंटरवल है ना इन दोनों के बीच का, अगर जब इन दोनों को डिवाइड भी करूंगा, जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, 20 रहेगा। जैसे कि अगर जब मैं यहाँ से करूँ 20, यहाँ पे क्या 20 है, तो ये पूरी लाइन कितनी होगी, 20 होगी। 20 माइनस अगर जब 20 करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलो 0 है, 20 माइनस 40, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, 40 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 20। तो ये इंटरवल कितना है हमारा, इंटरवल है हमारा 20 मिनट, यानी क्या है हमारे 20 मिनट है। तो ये जस्ट एट द पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ 20। अगर जो मैं यहाँ से नीचे ले आऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले मैं 10 लो, ये मान लो कि ये क्या है 10 है, तो ये पूरी लाइन 10 की हो जाएगी। तो 10 माइनस करके 40 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट। अगर जब मैं इसे 90 वापस कर लो, फॉर एग्जाम्पल 20 है तो इसको कम कर दूं, अगर जब 19 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 90 कितना होता है, दैट इज 21। तो 21 मिनट, यानी इससे बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, वो एरिया हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मोर देन 20 मिनट है, मोर देन 20 मिनट है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना है 30 है, तो अगर जो यहाँ पे क्या है 30 है, तो 30 है, राइट। और ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी हमारी, 30 हो जाएगी, राइट। तो 30 से अगर जो मैं मान लो यहाँ पे माइनस करता हूँ, 30 से अगर जो मैं पीछे का माइनस करूँ, ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये 30 का है ना, तो अगर जो मैं 30 से माइनस करूँ 8, इफ आई डू, यहाँ पे क्या करूँ मैं इसको, यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसके वाला एरिया ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है हमारा 10 है, 10 है ये, राइट। अगर मैं 30 से 10 माइनस करूँ तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 20। तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 30 है उसके जो 10 वाले का हिस्सा है, 10 की आगे वाला हिस्सा है, वो सारा का सारा शेडेड है। चलो अब करते हैं 10 से कम, तो यहाँ पे अगर जो मैं 10 से कम करूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 माइनस अगर जो मैं 9 करूँ, तब मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे वाला एरिया जो है वो हमारे काम का नहीं है, बिकॉज ये क्या है, मोर देन 20 मिनट, मोर देन 20 मिनट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो सच में शेडेड एरिया है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, फेवरेबल एरिया है। यानी ये हम हमारे को जो क्वेश्चन में गिवन है कि 20 मिनट है, वो उस रेंज में पक्का इस पे लाई करेगा। दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला एरिया हमारा फेवरेबल एरिया है, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये जो पूरा टोटल है, दिस विल बी द टोटल एरिया, राइट। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 60 इंटू 63 उससे अगर हम कैलकुलेट करें उस मैट्रिक्स बनाए, या फिर हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, इस पूरे इंटायरली इसको स्केल में चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंजिंग द स्केल। इस स्केल को अगर चेंज करके मैं लिख दूं, अगर इसका स्केल में चेंज करके क्या लिख दूं, 0 1 2 3, राइट। और यहाँ पे क्या लिख दूं 1 2 3, तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए फाइंड आउट करना कि 3 क्रॉस 3 का अगर हमें टोटल एरिया 3 क्रॉस 3 अगर हमें निकालना है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा टोटल एरिया, राइट। हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, हमें फाइंड आउट करना है फेवरेबल एरिया। तो फेवरेबल एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये जो ये ट्रायंगल है कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, ये है हमारा 1, ये है हमारा 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी कितना है, 2 है, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2, विच विल बी इक्वल टू 2। तो ये वाला एरिया कितना हो गया, 2 हो गया, और ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों कौन सा एरिया, ये दोनों 2 हो जाएंगे, तो हम यहाँ वाला माइनस कर सकते हैं। टोटल में से अगर इसको माइनस कर दूं, 9 माइनस कितना है हमारे पास, दैट इज 4, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, विच विल बी इक्वल टू 5। तो हमारा फेवरेबल एरिया कौन सा आ जाएगा, दिस आ जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 5। सो आई कैन राइट कि जो हमारा फेवरेबल एरिया है वो तो 5 है, और टोटल कितना है, दैट इज 9। और इसका जब मैं टोटल करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा, 0.55, राइट। तो कितना चांसेस है, 55% चांसेस है, 55% चांसेस है कि वो विद इन 20 मिनट में मिल जाएंगे। इन जो प्रोबेबिलिटी का थी कि वो मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज द 55% चांसेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा गुड क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपकी बेसिस जो है ना हमेशा क्रिस्प रखेगा, कि आपको पता लग जाएगा कि जो टाइम है, टाइम से रिलेटेड है। दूसरा क्या है कि एरिया से रिलेटेड है, किस तरह से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या है कि आप डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को कैसे चेंज करते हो टू द इनफाइनाइट टू द इनफाइनाइट, ठीक है। इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसको पूरे को क्रिस्प कर दिया, और क्रिस्प करने के बाद क्या है, हमारे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ना, राइट। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। बाकी ये रियल फंक्शन वैल्यूड और नॉट इंटीजर वैल्यूज, अगर मैं आपकी उसकी डेफिनेशन बताऊं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। नोट क्या है यहाँ पे कि एन इंटीजर्स वैल्यूड फंक्शन, इंटीजर वैल्यू फंक्शन, ठीक है, टेक्स और टेक्स एन ओनली होल नंबर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल क्या था, 1 2 3 एक्सेट्रा, राइट।
और दूसरा कौन सा था हमारा, अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। इसमें वजह से ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड it includes all possible values, ठीक है, विद इन अ रेंज। और क्या कर सकता है, इंक्लूडिंग कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शंस, ठीक है, या फिर डेसिमल्स और कोई भी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको रियल वैल्यू फंक्शन में और इंटीजर वैल्यू फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यही था हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर जो है, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर में बेसिकली कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं ना। और किसी भी नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365 डेज, ठीक है, 365 डेज होते हैं। तो बेसिक बेसिक मतलब क्या है, जो हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज देयर इन लीप ईयर। और इसमें कितने होते हैं, 1 ऑड डे होता है, राइट, जो मैंने आपको बताया था। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर 2 ऑड डेज नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे देखो कि जब हम 2 ऑड डेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, 52 इंटू 7 करते हैं, वो कितने होते हैं, 364 डेज हो गए, प्लस 2 ऑड डेज जो है हमारे पास रिमेनिंग हो जाते हैं, ऑड डेज जो है वो हमारे पास रिमेनिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी लीप ईयर का जो है जनरल चीज है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। वो आपको पहले से ही पता होगा जो मैंने बताया। 52 इंटू 7 का क्या मतलब है, 52 इंटू 7 का ये मतलब है ना कि 52 बार हमारा संडे आ चुका है, ठीक है, मंडे आ चुका है, ट्यूसडे आ चुका है, वेडनेसडे आ चुका है, फ्राइडे आ चुका है, थर्सडे आ चुका है, और ऐसे कितने सारे के सारे जो है वो 52 बार आ चुके हैं। पर हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 53rd होगा ना वो संडे होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो 53 है, हम चाहते हैं कि वी वांट कि जो 53rd हो ना वो क्या हो, संडे हो, वो क्या हो, संडे हो। तो बेसिक में हमें क्या है, 2 ऑड डेज, तो 2 ऑड डेज बचेंगे। तो 2 ऑड डेज कौन कौन से, तो 2 ऑड डेज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर नहीं, मंडे ट्यूसडे से नहीं शुरू करते हैं। तो जो 2 ऑड डेज है वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो यहाँ पे लिख दो 2 ऑड डेज जो है हमारे पास वो कौन कौन से हो सकते हैं। 2 ऑड डेज कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले कौन सा हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है, राइट, सैटरडे संडे हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, राइट। फोर्थ क्या हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। फिफ्थ क्या हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है। सिक्स्थ क्या हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है। और सेवंथ क्या हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, राइट। तो यही हमारे 2 ऑड डेज हो सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, जो 53rd होगा ना वो संडे होना चाहिए। तो 53rd जो है वो संडे होगा, तो हमें को कौन से यहाँ पे आ रहा है संडे, एक तो यहाँ पे आ रहा है संडे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही फेवरेबल चांसेस है जहां पे संडे आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो फेवरेबल चांसेस जो है कितने हैं, वो ओनली 2 है, और टोटल चांसेस कितने हैं, 7। तो टोटल चांसेस कितने, 7 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 2/7, राइट। जो कि क्या लिख सकते हैं हम, 28 समथिंग है ना, 28% ही लिख सकते हैं, 28.57, 28.57% चांस है कि जो 53rd होगा वो क्या होगा, हमारा संडे होगा, राइट। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या बोला था यहाँ पे कि देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें 53rd है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd संडेज इन अ लीप ईयर। तो क्वेश्चन क्या कि किसी भी लीप ईयर में 53 संडेज कब आएंगे। तो मैंने बोला कि जब हम लीप ईयर की बात करें तो कौन से 366 डेज होते हैं। 360 डेज मतलब 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज का मतलब क्या है कि 52 इंटू 7, जिसका मतलब क्या है कि 52 बार तो संडे आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो हर एक है, मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे जो भी है, ठीक है, ये सारे जो है वो 52 बार आ चुके हैं। तो 52 बार आ चुके, तो इनसे हमें कोई लेन देन नहीं है। हमारा लेने देने किससे, कि 53 संडे हो किसी भी लीप ईयर में। ये क्वेश्चन में है 53 संडे होने चाहिए लीप ईयर में। तो हमने बोला कि देखो 52 बार तो संडे आ चुका है, हमें एक बार चाहिए। तो हमने बोला कि जो बाकी जो बच्चे ऑड डेज है ना, वो जो भी ऑड डेज होंगे वो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड डेज होंगे। क्यों होंगे 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड डेज, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मंडे होता है, फिर आपका ट्यूसडे आएगा, फिर ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, ऐसे ऐसे आपके क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव डेज होते हैं। तो 52 संडे हो चुके हैं, मेरे को चाहिए कि 53rd जो है, 53rd में भी क्या है, हमारे पास संडे है। तो ऐसे कौन से केस है, तो ऐसे केस के लिए मैंने क्या किया कि 2 ऑड डेज को मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया कि कोई भी रो में होंगे तो रो में कैसे होंगे कि सैटरडे आएगा या तो फिर संडे आएगा, संडे आएगा फिर मंडे आएगा, मंडे आएगा फिर ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो सिर्फ और सिर्फ इन सातों में से 2 ही ऐसा केस है जहां पे सैटरडे और संडे या फिर संडे और मंडे में क्या आएगा, संडे आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाएगा, तब भी कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे।
और मुझे अगर ये भी मिल जाएगा तो कितने हो जाएंगे 53 संडे हो जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 28.57% है कि हमारे पास जो 53rd होगा वो कितना आएगा संडे आएगा। राइट, ये क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे को कि आउट ऑफ 2 डिजिट, क्या बोलता है कि आउट ऑफ 2 डिजिट इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100, इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 और 2 डिजिट नंबर टू बी सिलेक्टेड, 2 डिजिट नंबर का हमें को सिलेक्ट करना है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो नॉट डिविजिबल बाय 7 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो आउट ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आउट ऑफ ऑल द 2 डिजिट इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100, ये बताना जरूरी है क्योंकि इंटीजर्स क्या है, एक तरह का सबसेट है ऑफ रियल नंबर, यानी वो देखो इंटीजर्स कैन बी 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये बताना जरूरी है कि वो बिटवीन 1 एंड 100 की बात कर रहा है कि किसी और की बात कर रहा है। तो ये बोला है कि 2 डिजिट इंटीजर्स है बिटवीन द 1 एंड 100, तो 1 से लेकर 100 के बीच में 2 डिजिट नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो दो डिजिट नंबर किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो 1 है वो इटसेल्फ 1 से लेकर, यानी मैं बोल सकता हूँ क्या इंटीजर 1 से लेकर ना, तो 1 से लेकर 9 तक क्या है वो सारे के सारे क्या है 1 डिजिट नंबर है, तो ये हमें नहीं चाहिए 1 डिजिट नंबर, तो ये कितने हो गया -9 हो गया। और 100 इटसेल्फ कितना है वो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर भी हमें नहीं चाहिए, तो हम -1 यहाँ से कर लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 100 से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ क्या 1 से लेकर जो 9 है वो क्या है 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है राइट। तो हमें माइनस क्या करना पड़ेगा 100 से हमें माइनस करना पड़ेगा -9 और क्या माइनस करना पड़ेगा 100 इटसेल्फ, क्योंकि 100 क्या है 3 डिजिट नंबर है। अगर वो 3 डिजिट नंबर है तो -1 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा टोटल 90। तो ऐसे 90 जो है 2 डिजिट नंबर है बिटवीन 1 एंड बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो जब भी इंटीजर्स का बोलेगा, ठीक है, रियल नंबर पे तो बोलेगा नहीं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है वो तो कोई भी कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी होती है, कोई भी इनफिनिट वैल्यूज हो सकती है, वो हमेशा इंटीजर्स पे बोलेगा। वो बोलेगा कि 2 डिजिट इंटीजर्स बताओ, है ना, और फिर बाद में आपको दे देगा रेंज दे देगा 1 to 100 या फिर कोई भी वैल्यूज दे सकता है राइट। 0 भी होता है तो हम 0 से भी कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 92 डिजिट नंबर है, तो हमें क्या बोला कि 2 डिजिट नंबर तो ठीक है, और 2 डिजिट नंबर जो है हमें सिलेक्ट करना है, 2 डिजिट नंबर हमें सिलेक्ट करना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दैट जो आपने नंबर सिलेक्ट किया है इज नॉट डिविजिबल बाय 7, वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 100 में 7 कितने फिट होंगे राइट। तो कितने फिट होंगे वो 14 ही होते हैं राइट, 14 पॉइंट समथिंग 28 समथिंग समथिंग है ना। बाकी का जो रिमेनिंग रिमाइंडर है उसको हम हटा देते हैं, तो बचा कितना कि 14, तो ऐसा 14 होता है राइट। और वो 14 कौन कौन से है राइट, तो 14 कौन कौन से वाले होंगे दैट इज 7 होता है खुद इट सेट, 14 होगा राइट, 21 होगा और ऐसे बहुत सारे होंगे, और लास्ट में क्या है 98, ठीक है। तो ऐसे कितने होंगे 14 नंबर्स ये है सारे। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 2 डिजिट नंबर। तो जो 7 है यहाँ पे जो 7 है वो क्या है, वो तो 1 डिजिट नंबर है, इट इज अ 1 डिजिट नंबर, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं हटा दें, क्यों 7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर है, हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो 98 तो है 90 है राइट, 90 डिजिट 90 है जो 2 डिजिट नंबर है, तो 90 में से ये सारे क्या हो गए हमारे 2 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय which is divisible by 2 digit number which is divisible by 7। तो हम क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है which is not divisible by 7 ना, तो which is not divisible by 7, not divisible by 7 हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 100 बाय 7 हमारे पास आंसर आ गया 14। तो 14 में से हमें एक माइनस करना है क्योंकि 7 इसमें, तो 13 आ गया। तो यानी 100 से अगर मैं बोलूँ कि 100 से नहीं सॉरी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे 2 डिजिट नंबर में ये सारी वैल्यूज आ गई 13 आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 90 ऐसी डिजिट है, 90 ऐसी क्या है 2 डिजिट नंबर है जिसमें कि 13 ऐसी डिजिट्स है जो कि डिविजिबल बाय 7 है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, दैट इज इक्वल टू 77। तो 77 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल चांस। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फेवरेबल चांसेस कितने हैं हमारे पास 77 डिविजिबल बाय टोटल चांस कितने हैं 70। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द आंसर राइट। अगर इसको कैलकुलेट करो तो कितना होगा 77 डिवाइडेड बाय 90 85%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.855 बार, या फिर आप क्या लिख दो 0.855। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक ऐसा इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू भी नहीं, इरेशनल नंबर है ना क्योंकि ये फॉलो अप हो रहा है राइट, तो इरेशनल नंबर है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट इज 85%। तो ये क्या हो सकता है 85% जो है हमारी वैल्यू है। यानी इस पूरे क्वेश्चन में क्या था कि आउट ऑफ 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर है जो कि हमने सिलेक्ट किया, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 77। तो वो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 85% चांसेस है कि वो कौन से नंबर होंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। समझ आया क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने बोला कि अगर जो 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो हमने बोला कि देखो
टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करते हो, हमने बोला कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले तो 100 इटसेल्फ जो है वो 3 डिजिट है, और 1 से लेकर 9 तक क्या है 1 डिजिट नंबर है, तो हमने वो सारे माइनस कर दिए 100 से। अब वो माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 90, यानी 90 ऐसे 2 डिजिट नंबर है, 90 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7 तो हम क्या कर सकते हैं कि 100 डिवाइडेड 7 करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हाउ मेनी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ मेनी 7 कैन फिट इन 100, दैट इज 14 टाइम्स, 14 टाइम्स कर सकते हैं। और वो 14 टाइम्स कौन कौन से, ये वाले, दैट इज इक्वल टू 14, 21 और अप टू 19। अगर जिसको सारे लिखने वो हो सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं कि 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 56 है, 63, 70, 77 और कितने 84, 91 और लास्ट वन है 98। तो ये हमारे पास कौन है 14 14 टाइम्स है कितने ये सारी वैल्यूज, ठीक है, जो यहाँ पे लिख दी मैंने 14, 21, 28, 35, 42, 49 ऐसे ऐसे करके हम कितने 98 ऐसी वैल्यू विच इज डिविजिबल बाय 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो इन सबको मैंने हटा दिया और जो जो डिविजिबल नहीं है उन सबका मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो कितने आ गए ऐसी वैल्यूज हमारे पास 77 हमारे पास फेवरेबल चांसेस है कि 2 डिजिट नंबर में कितने 85% हमारे चांसेस है कि 2 डिजिट नंबर में कितने आएंगे प्रोबेबिलिटी हमारी, दैट इज 85। राइट, क्लियर हो गया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसी से मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है कि अ डाइस इज बीइंग थ्रोन, डाइस थ्रोन रैंडमली, ठीक है, रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर ऑन अ डाइस प्रोवाइडेड, जो डाइस है उसने दिखा दिया, हैज ऑलरेडी शोन द इवन नंबर, इवन नंबर। तो क्वेश्चन में क्या हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक डाइस है जिसको हमने रैंडमली थ्रो किया है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे जो हमारे पास नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर है डाइस पे, प्रोवाइडेड ये कि जो डाइस ने वो पहले ही क्या शो कर दी, इवन नंबर हमारे को पहले ही शो कर दिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो रही है। सबसे पहली क्या है कि हमारे को सबसे पहले इसका देखो, किसी भी डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो तो आप सबको पता ही है क्या है, बिकॉज ऑफ द 6 फेसेस 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा इसका, दिस इज द सैंपल स्पेस। इतना सबको क्लियर है, ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर है कि ये क्या है हमारा सैंपल स्पेस है, इट इज अ सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल स्पेस, ठीक है, इतना सबको क्लियर है कि क्या है हमारा सैंपल स्पेस है। तो हमको क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर जो डाइस ने पहले ही दिखा दिए इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर जो डाइस दिखाएगा तो वो कौन से हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, इवन नंबर की नहीं हो जाएगी, दैट इज 3/6। राइट, 3/6 क्यों होंगी, इवन नंबर कितने यहाँ पे, सबसे पहले क्या है 2 है, 4 है और 6 है, सिर्फ 3 ही तो है यहाँ पे, 2 है, 4 है और 6 है, यही इवन नंबर होते हैं। राइट, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले ही डाइस ने इवन नंबर दिखा दिए और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 है, ठीक है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें पता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग द प्राइम नंबर विल भी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर की क्या हो जाएगी, फिर प्राइम नंबर की सबसे पहले क्या होगी, देखो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर और क्या बच गया हमारे पास 5 है प्राइम नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी 3/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। राइट, इतना क्लियर हो गया। लेकिन ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो वो सारी है जो हमने इवन नंबर की दिखाई और प्राइम नंबर दिखाई ऑन द बेसिस ऑफ किसके, हमने एक सैंपल स्पेस लिया और हमने इस सैंपल स्पेस के बेसिस पे हमने क्या शो किया कि देखो प्राइम नंबर की ये होती है और इवन नंबर की ये होती है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि हमने पहले ही हमारा डाइस ने इवन नंबर दिखा दिया है और इवन नंबर के बाद क्या आ रहा है, फिर वो बोल रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि इवन नंबर जब दिखा दिया उसने तो उसके बाद कितने क्या हमारा प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमारे को एक नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा है कि इन दिस केस, ये कौन सा केस है जहां पे डाइस ने पहले ही शो कर दिया है हमारे पास कि इवन नंबर है, तो इस टाइम पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल स्पेस हो जाएगा इवन नंबर कौन कौन से है, 2 है हमारे पास और कौन है 4 है और 6 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर का प्राइम नंबर, इवन नंबर का सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब डाइस ने हमारे को ये सैंपल स्पेस दिखा दिया। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। लेकिन हमारे को जो इसका नॉर्मल सैंपल स्पेस है उससे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले सैंपल स्पेस से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल चांस अपॉन द टोटल चांस कितना है, फेवरेबल चांस है यहाँ पे 1 और टोटल चांस है हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम व्हेन अ डाइस हैज बीन ऑलरेडी शोन द इवन नंबर विल बी इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू 0.333, ठीक है।
ये इतना समझ आ गया कि ये हमने कहां से निकाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में हो रहा है कि देखो जो इसका नॉर्मल सैंपल स्पेस था अब वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या इंट्रोड्यूस कराएगी, एक कंडीशन इंट्रोड्यूस कराएगी, और वो कंडीशन क्या थी कि जो भी डाइस है वो हमारे को क्या दिखा रहा है, पहले इवन नंबर दिखा रहा है, और इवन नंबर दिखाने के बाद प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर पूछा है। तो एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे को कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में, और उस कंडीशन के बेसिस पे हमारे को आंसर निकालना पड़ेगा। राइट, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये होगी हमारी नॉर्मल बात। अगर जो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं तो मैं नोट पॉइंट में क्या लिख सकता हूं कि यहाँ पे बिकॉज बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे को कोई कंडीशन है, बिकॉज सम कंडीशन is given in the question, is given in question, so the sample space get shrink and also the favorable chances will get reduced। राइट, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ सम कंडीशन इज बीइंग गिवन टू या फिर इंट्रोड्यूस इन द क्वेश्चन, सो हमारी जो सैंपल स्पेस है वो कम हो गया है, श्रिंक्ड हो चुका है, एंड ऑल्सो फेवरेबल जो चांसेस है हमारे वो भी हमारे कम हो चुके हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस ये था। नाउ बिकॉज ऑफ कोई कंडीशन निकली तो हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस कम हो गया। अब सैंपल स्पेस के कम होने की वजह से क्या हो रहा है, देखो सैंपल स्पेस कम हो गया है और कंडीशन की इंट्रोड्यूस कराने से फेवरेबल चॉइस में भी हमारी क्या होगी है, घटौती हुई है। दैट इज वाई ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे नीचे नोट पॉइंट में लिख दिया, जो आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और भी चीजें लिख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में आपको लिखा होगा इफ क्वेश्चन सेज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या बोले हमारे को, क्वेश्चन हमारे को बोले कि इफ या फिर इट वॉज, इस तरह से लिखो, इट वॉज कंडीशन के लिए किस तरह से लिखा होगा हमारे को क्वेश्चन में कि इट वॉज फाउंड आउट टू बी फाउंड आउट टू बी, या फिर इट वॉज फाउंडेड। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड आउट टू बी, या फिर इट वॉज फाउंड आउट टू बी लिख दो आप, है इट वॉज फाउंड आउट टू बी, या तो ऐसे करके लिखा होगा कि इट वॉज फाउंड आउट टू बी दैट द डाइस हैज बीन ऑलरेडी शोन द इवन नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि डाइस हैज ऑलरेडी बीन शोन द इवन नंबर, इट वॉज फाउंड आउट टू बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का इंडिकेशन हो जाएगा कि इस केस में क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है। राइट, इतना क्लियर हो गया। सेकंड हमसे पूछ सकता है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, है ना, ऑब्जर्व टू बी लिखो, ऑब्जर्व टू बी हो सकता है, या फिर क्या लिखा होगा कि इट वॉज बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव टू बी, या फिर ऐसे लिखा होगा कि इट वॉज नोन टू बी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जब भी किसी क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी ना, दैट इज तभी क्या करेंगे हम लोग, अगर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी होगी हमारे क्वेश्चन में तो हमारे ये वाली चीजें देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट वॉज फाउंड आउट टू बी, इट वॉज ऑब्जॉर्व टू बी, इट वॉज बिलीव टू बी, या फिर इट वॉज नोन टू बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस क्वेश्चन में क्या हो सकता था कि डाइस थ्रोन रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर प्रोवाइडेड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड द डाइस वाज ऑलरेडी शोन, या फिर लिखा होगा इट वाज ऑब्जर्व दैट द डाइस हैज ऑलरेडी शोन द इवन नंबर, या फिर इट वाज नोन टू बी हैव द इवन नंबर। ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे कि तब हमको क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, तो सैंपल स्पेस विल गेट श्रिंक्ड आउट, है ना, वो श्रिंक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हमारे जो फेवरेबल चॉइसेस है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। राइट, तो ये हमारा क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। इसके साथ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि अगर कपल है, इफ अ कपल हैज अ टू फ्रेंड्स या फिर टू चिल्ड्रन, हैज अ टू चिल्ड्रन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन जो है आर बॉयज इफ द ओल्डर वन जो है वो क्या है, इज अ बॉय। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें को कि इफ अ कपल, कोई भी कपल है, कपल किसके बीच में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में, है ना। मैंने पहले ही बोला कि सेम जेंडर का हम कभी कपल नहीं सोचेंगे, अजम्पशन में भी नहीं लेंगे। तो बोला कि कोई कपल है उसके पास क्या है, दो चिल्ड्रन है। अब ये दोनों चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों चिल्ड्रन जो है वो हमारे लड़के होंगे, और बोला क्या है कि जो बड़ा वाला है वो क्या है, बॉय है। तो हमारे को इसका क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा कि सबसे पहले सैंपल स्पेस में क्या है कि बड़ा वाला अगर जो बॉय है, मतलब इन द केस वैसे बन कौन सकता है, बॉय बन सकता है, गर्ल बन सकता है, या फिर गर्ल गर्ल हो सकता है, या फिर बॉय गर्ल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सॉरी गर्ल बॉय लिख दो यहाँ पे,
या फिर किसी को चेंज कर लो, फॉर एग्जाम्पल इसको बॉय बॉय कर लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बॉय बॉय गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल, फिर यहाँ पे कौन सा बचा, गर्ल बॉय। तो यही दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना, 2 चिल्ड्रन यही हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन कौन से, यही हो सकते हैं। फिर हमारे को क्या कंडीशन लगाई कि 2 कपल के 2 चिल्ड्रन है, इतना तो हमारे को पहले ही पता लग गया, इससे हमने क्या निकाल दिया, एक सैंपल स्पेस निकाल दिया। अब जो सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है, इस सेकंड में क्या लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय एंड द चाइल्ड आर द बॉयज, ठीक है, बोथ द चिल्ड्रन आर द बॉयज, प्रोवाइडेड दैट, अच्छा यहाँ पे क्या है, इस तरह से लिखो कि प्रोवाइडेड दैट द ओल्डर वन इज अ बॉय। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है आपको कि ये क्या है, कंडीशन है, एक तरह की कंडीशन का, प्रोवाइड दैट द ओल्डर वन इज बॉय। तो अब हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा केस है जहां पे बड़ा कौन सा है, बॉय, तो सिर्फ बीबी एंड बीजी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नया सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो इट इज अ न्यू सैंपल स्पेस, राइट, न्यू सैंपल स्पेस है। तो ये वाला सैंपल स्पेस है। अब इससे रिगार्डिंग ही हमारे को क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल चांसेस अपॉन द टोटल चांसेस, राइट। तो फेवरेबल चांसेस कौन से कितने हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज ओनली 1, राइट। कौन सा है कि प्रोवाइडेड दोनों जो बच्चे हैं वो क्या हो, बॉयज हो। तो सिर्फ ऐसा एक ही केस है, और टोटल कितने, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.5, 50% चांसेस है कि उनकी जो दोनों चिल्ड्रन है वो क्या होंगे, बॉय होंगे। तो ये समझ में आ गया आपको, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो यही हमारा क्या हो जाता है, एंड ऑफ अ रीजनिंग। यहीं पे क्या है, एंड ऑफ अ रीजनिंग, एंड ऑफ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे इससे रिगार्डिंग। और बाकी फर्दर अगर मैं मुझे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो उससे रिगार्डेड में आपको मैं क्या करूंगा, इसमें वीडियो अपलोड कर दूंगा। पर स्टिल जो भी मैंने आपको पढ़ाया क्या वो आपको सेटिस्फाई है, अगर आपको नहीं सेटिस्फाई है तो दोबारा से देखो, दोबारा समझो, ठीक है। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपने एक बार देखा और आपको समझ आ जाएगा। इट्स लाइक अ मूवी, आप बार बार जितनी बार देखोगे उतनी ज्यादा डिटेल आपको समझ आएगी किसी भी चीज की, ठीक है। तो ये सारी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे वो आपको पता लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। तो इट इज द एंड ऑफ द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। थैंक यू।